नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए की तरफ से जांच काफी तेज कर दी गई है। अब तक मामले में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। उधर आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद अब जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन सैयद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। शाहीन ही आतंक के इस नेटवर्क में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर नबी के बीच कई साल से दोस्ती भी थी। आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी भी आया था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट में ही रुकता था। यहां उसकी मुलाकात मुजम्मिल शकील और शाहीन सैयद से हुई। बताया जा रहा है कि आदिल ने ही फतेहपुरा, तगा और धौज गांव में विस्फोट जुटाने का आइडिया दिया था। इधर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हुए इस व्हाइट कॉलर टेरर कनेक्शन के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था? जो मदरसे धौज और फतेहपुर तगा में मौजूद थे, वहां आतंक की पढ़ाई हो रही थी। दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद से नूह और जम्मू कश्मीर तक के हर कनेक्शन का खुलासा दिन ब दिन हो रहा है। अब जांच एजेंसी शाहीन को यूनिवर्सिटी लाकर बारीकी से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो यूनिवर्सिटी में किससे मिलती थी, कहां बैठक करती थी, मीटिंग के दौरान कौन कौन लोग शामिल होते थे, शाहीन की गाड़ी में मिले हथियारों को यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लाया गया था और उन्हें कहां और कैसे छिपाया गया था। इस तरह की सभी जानकारियों को एकत्रित किया जाएगा। इसी मुद्दे में आज चर्चा करेंगे। मौलवी मोहम्मद इश्तियाक द्वारा डॉक्टर मुजम्मिल है जो आतंकी, उसके इशारे पर एक मदरसा यहाँ पर चलाया जा रहा था और इस मदरसे को लेकर अब जो है प्रशासनिक जो जांच है वो पूरी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट भी अब उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसमेंट बनाया गया है और बेसमेंट में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह शाम जो मौलवी है मोहम्मद इश्तियाक वो आता था। बताया ये जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मदरसा है वो डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी है उसके इशारे पर यहाँ पर ये चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इस पर अब जल्द ही बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। और सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मुजम्मिल का जो आतंकी कनेक्शन मिला था और डॉक्टर मुजम्मिल ने पहले जो मौलवी है इश्तियाक उससे पहले दोस्ती गांठी थी। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसमें नवाज जो है पढ़ाने का काम करता था 10,000 रुपये महीने में, और वहीं पर मुजम्मिल की और इश्तियाक की जो है आपस में दोस्ती हुई थी और दोस्ती के बाद मुजम्मिल ने उसके मकान को किराए पर लिया था और किराए पर लेने के बाद वहां पर करीब 2500 किलो विस्फोटक सामग्री जो है रख दी थी, जो कि पुलिस ने वहां से बरामद की थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ी तो उसमें सामने आया कि यहाँ पर एक जो मदरसा है वो चलाया जा रहा था। अब यहाँ पर किस तरीके की जो मजहबी तालीम है वो दी जा रही थी या बच्चों को आतंकियों का पाठ पढ़ाया जा रहा था वो अलग जांच का विषय है। हालांकि उसमें भी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है अवैध रूप से यहाँ पर खेतों के बीच में बनाया गया है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है यूनिवर्सिटी है, तमाम जो खेत हैं आसपास और उनके यहाँ बीचों बीच ये एक बेसमेंट जो है तैयार किया गया था। यहाँ पर उन बच्चों को तालीम दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से इसकी जांच जो पूरी हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पर भी बुलडोजर चलने के आसार नजर आ रहे हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और चलिए इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राकेश चुग हैं। इनेलो की ओर से अमनदीप केसरी हमारे साथ हैं और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आने चाहूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों का हम रुख करेंगे। राजेंद्र, सबसे पहले क्विक रिव्यू दे दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। जांच प्रक्रिया अभी तक कहां तक पहुंची है और क्या कुछ खुलासे अभी तक हुए हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मुजम्मिल की जो गिरफ्तारी हुई थी शुरुआती दौर में, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो धौज गांव के समीप से पहले 360 किलोग्राम जो विस्फोटक बरामद हुआ था, उसके बाद 2500 किलो अगले दिन बरामद हुआ था। और इसके बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस को लाल गाड़ी की तलाश थी तो वो गांव खंडावली से बरामद हुई थी। और ये तमाम जो काम जो किया था ये सारे के सारे लोग इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे।
और इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं और कई लोगों के नाम आए, चाहे उस अभी गद्देबाज जो है शोएब नाम के एक शख्स को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जो कि बताया जा रहा है कि उमर का साथी था और उमर जब धमाके से पहले इसी के साथ था और इसके घर पर भी रुका था। और अब जिस तरीके से गद्देबाजी डॉक्टर मुजम्मिल को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया था, तमाम चीजों की उससे तस्दीक कराई गई थी, चाहे वो खाद की दुकान हो जहाँ से वो सामान खरीदा गया था, या फिर यूनिवर्सिटी की बात हो, या फिर जहां विस्फोटक बरामद किया गया था, उन तमाम जगह पर एनआईए उसको लेकर पहुंची थी। और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर शाहीन साहिद को आज एनआईए लेकर पहुंची है और कहीं ना कहीं उससे भी तमाम चीजों के बारे में बारीकी से जांच की जा रही है। किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है साजिश रची जाती थी और उसको किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाना था, कहां से विस्फोटक लाया गया था और किस रास्ते से लाया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इन तमाम चीजों के बारे में उससे भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल ने पहले जो वहां पर नवाज अता कराता था मौलवी, उसके घर आना जाना शुरू किया और उसके घर में ही विस्फोटक पदार्थ रख दिया। इसके अलावा गांव धौज के समीप भी एक कमरे में 360 किलो विस्फोटक पदार्थ है जो वो वहां पर रखा हुआ मिला था, वो भी पुलिस ने बरामद किया था, वो भी उसी के द्वारा कमरा किराए पर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब आज की अगर बात करें तो आज डॉक्टर शाहीन साहिदा जो आतंकी है उसको यहाँ लेकर एनआईए पहुंची है और लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम खुलासे अब तक हुए हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। यशपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या ब्लास्ट के बाद ही आंखें खुलती हैं? क्या संस्थानों की मॉनिटरिंग के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म सरकार के पास नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा जांच एजेंसियों ने कितने अच्छे तरीके से काम किया, नहीं तो ये विस्फोटक जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंगली तो ये पूरे देश में एक धमाका करना चाहते थे अलग अलग टाइम के अंदर। तो वो जो इनका षड्यंत्र था वो इन जांच एजेंसियों और गवर्नमेंट की एकदम एक समय के अंदर की गई कार्रवाई का रिजल्ट है कि ये लोग पकड़े गए, अरेस्ट हो गए और इनकी अब जिस तरीके से जो लोग इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से काम कर रहे थे, उनकी जांच एजेंसियां दिन प्रतिदिन उन पे कार्रवाई करके उन लोगों को अरेस्ट कर रही है। जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होकर काम कर रहे थे, चाहे अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं, वो तो मुझे तो ऐसे लगने लग गया जब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से रोज पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कि टेररिस्टों की वो एक मेडिकल कॉलेज सा बन गया, वो यूनिवर्सिटी बन गई। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उनपे कार्रवाई भी करी, उनके जो उस ट्रस्ट के जो डायरेक्टर थे या जो लोग हैं इन्वॉल्व उनको अरेस्ट भी कर दिया। उनकी फाइनेंशियल मैटरों को भी चेक किया जा रहा है कि बाहर से कितनी फंडिंग आ रही थी, किस तरीके से जा रही थी। अभी आपने देखा होगा कि एक और एडवोकेट है नू के, जो गुरुग्राम के अंदर प्रैक्टिस करते थे, उनको भी अरेस्ट करा। उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप हैं कि उन लोगों ने फाइनेंशियल लेन देन कर रखा, कोई बैंक अकाउंटों से आना जाना है, कुछ इस तरीके की आईएसआई से इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीजें देखिए अब सबके सामने आती हैं। गवर्नमेंट और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर ही इतनी जल्दी ये काम हुआ है, लेकिन उसमें से एक जो चीज डॉक्टर अमर थे जो उन्होंने एक विस्फोटक वाली गाड़ी ले जाके लाल किले के पास वो विस्फोटक जरूर ब्लास्ट हुआ है और वो भाग गए, निकल गए और जांच एजेंसियों ने पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करी और समय रहते वो भी अगर वो पूरी तरह आजाद हो जाते, पूरी तरह काम करने लायक हो जाते, तो पूरे देश के अंदर उनकी जो प्लानिंग थी वो चल रही थी और उसके बाद ही जो लोग इन्वॉल्व थे उनको रोज कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है यशपाल जी, लेकिन ये अगर संस्थान पर पहले से सरकार की नजर होती, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म सरकार के पास होता, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। हमारे साथ राकेश चुग जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से। राकेश जी, क्या आप संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से? सरकार की ओर से जिस तरह पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, क्या कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है आपको? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा फेलियर है इस डबल इंजन सरकार का। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की राजधानी के अंदर ब्लास्ट होता है और देश की राजधानी से सटे हुए जिले के अंदर इतना बड़ा आतंकवादी जो नेटवर्क है, वो जो स्ट्रक्चर है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार हो रहा था। 2013 के अंदर प्रधानमंत्री
इन आतंकवादी घटनाओं को लेकर इतने बड़े बड़े बयान देते थे। आज 12 साल हो गए सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार है और स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है। तो स्टेट वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज और सेंटर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो क्या कर रही थी कि एक यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर जिनको आज आतंकवादी बताया जा रहा है और वो एक आतंकवादी बॉम्बर बन जाता है, वो ब्लास्ट करता है देश की कैपिटल के अंदर। अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बाकी का आम जन कहां से सुरक्षित होगा। 3000 किलो जो है फरीदाबाद के अंदर अपना वो बॉम्ब बनाने वाला जो केमिकल बरामद होता है और उसके बाद भी ये घटना घटती है, तो मैं तो स्टेट का और सेंट्रल सरकार का दोनों का फेलियर मानता हूं। बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्था जो है इनकी फेलियर है। ठीक है राकेश जुग जी, हमारे साथ अमनदीप केसरी जुड़े हुए हैं, नेलू की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। अमनदीप जी, आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि यशपाल जी बता रहे हैं कि कई बड़े एक्शन सरकार की ओर से लिए गए, ये खुलासे हो गए, अरेस्ट किया गया है लोगों को, क्या नेलू संतुष्ट है पूरे मामले में कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही गंभीर ये मामला है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखने को हमें मिला है कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं तो उनसे चूक हुई है, चाहे वो पुलवामा के अंदर हो देखने को मिला, पहलगाम के अंदर देखने को मिला, और यहाँ पर भी। और देखिए, जिस तरह से मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही थी इतने बड़े पैमाने पर, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के माध्यम से चलती है जो गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होता है। और हमारे प्रदेश के अंदर तो पहले ही जहाँ यूनिवर्सिटियों की काफी कमी है, तो प्रदेश सरकार को बिल्कुल जांच एजेंसियों को पहले से ही इस बात की निगरानी रखनी चाहिए थी। और जब इतना बड़ा एक संस्था चल रही है और अगर वहां पर कुछ इस तरह का संदिग्ध चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये तो सिस्टम का फेलियर तो है ही। एक बात तो इसमें बड़ी स्पष्ट है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि ये सब हो जाने के बाद अब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई के अंदर ये भी बात ध्यान में रखनी है कि कहीं निर्दोष आदमियों को जानबूझ करके सरकार की कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को मतलब बचाने के लिए कहीं निर्दोषों को ना फंसा दें। और दूसरी बात साथ ही साथ कि जहां पर ये अस्पताल चल रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसकी जो चलने के अंदर कार्य प्रणाली के अंदर रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी बड़ी संख्या के अंदर जो मरीज हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये ठीक है, एक बहुत गंभीर कारण है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें वो भी देखना है हमारे नागरिकों का जो सुविधा अस्पताल के माध्यम से मिल रही है, वहां पर भी देखने वाली बात है। और मैं आपके माध्यम से सरकारी एजेंसियों को, सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अब आपने ईडी की कार्रवाई की और अब आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो भी चांसलर हैं उनके पास अब इतनी संपत्ति 1990 से है, तो ये सब होने के बाद आपको ये पता लगा, शायद आप लोगों के पास अभी भी और बहुत सारी लिस्ट होंगी इस तरह के संस्थाओं की, इस तरह के आदमियों की, तो समय रहते आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी हादसे का इंतजार करना चाहिए। ठीक है आप और हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बचाव पहले ही कर लिया जाए तो उससे बड़े नुकसान टल सकते हैं और बड़ी जो हानि होगी वो टल सकती है। तो सरकारी एजेंसियों को, सरकार से हमारी यही है कि हम आपका पूरा साथ और समर्थन हमारा इस तरह के राष्ट्रीय हितों के मुद्दों के अंदर है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे तरीके से करें, समय रहते करें, ताकि इस तरह के हादसे आगे आने वाले समय में ना हो। ठीक है मनदीप जी। यशपाल जी, सुना आपने, कोई भी संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से, और सबसे बड़ा सवाल तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि क्या इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था? कम से कम एक शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों पर नजर रखना, ये तो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर ही आ जाता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, सबसे पहला अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था कि ये लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। जो लोग इस यूनिवर्सिटी को, जिन लोगों ने ये लैंड दी कांग्रेस के समय के अंदर, इनको अप्रूवल्स मिली, इनको लैंड मिली, वो लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात हमने कांग्रेस को संतुष्ट नहीं करना, हमने देश और प्रदेश की जनता को संतुष्ट करना है, उनके प्रति सुरक्षित
जो चीजें उनके लिए सुरक्षित हैं उनके लिए हमें काम करना है। और रही हमारी एजेंसियों की बात, एजेंसियों ने अगर ठीक तरीके से काम ना किया होता, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक पोस्टर लगे, पोस्टर के बाद वहां की पुलिस ने काम किया और उसके बाद उन डॉक्टरों को अरेस्ट किया, उस डॉक्टर से अरेस्ट करने के बाद फिर आगे कड़ी जुड़ती गई, कड़ी जुड़ते जुड़ते अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर जिस तरीके से काम कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उस भगदड़ में ही वो एक जो डॉक्टर, वो जो डर के मारे वहां से चले गए, भाग गए, गाड़ी उठा के निकल गए और उन्होंने दिल्ली में जाके वो ब्लास्ट किया। वो नहीं तो पूरे देश के अंदर वो ब्लास्ट करना चाहते थे, इतना ज्यादा विस्फोटक सामग्री उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी और वो हर गाड़ी के माध्यम से पूरे देश के अंदर जगह जगह एक ही समय के अंदर या टाइम चेंज करके वो ब्लास्ट करना चाहते थे। इतना बड़ा जो देश के प्रति जिस तरीके की कार्रवाई करना चाहते थे, उसके बाद भी अरेस्टिंग के बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। इनको राष्ट्रहित तो पता ही नहीं है, राष्ट्रहित के अंदर काम कैसे करना है, राष्ट्रहित के लिए बात कौन सी करनी है, ये इनको समझना चाहिए। जब राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, हमें सबको मिलके लड़ना चाहिए, सबको मिलके एक साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। अब रही दूसरी इनेलो प्रवक्ता की बात, मैं सुन रहा था, इनेलो प्रवक्ता ने एक बात कही कि निर्दोष को कोई कार्रवाई ना हो। तो ये दोनों तरीके की पॉलिटिकल बयान है इनके। देखिए, एक तरफ कार्रवाई हो, एक तरफ निर्दोष ना फंसे। निर्दोष को फंसाएगा कौन, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये इनको समझना है कि जब तक किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं होंगे और एविडेंस के बिना किसी को अरेस्ट कैसे किया जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये कहना चाहते हो कि जो लोग कार्रवाई जिन पे हो चुके हैं उनमें कोई निर्दोष ना फंस जाए। निर्दोष फंसेगा कैसे? जब तक उनके एविडेंस नहीं होंगे। और ये तो आप निश्चिंत रहें कि हमारे सरकार या देश के अंदर जो एजेंसियां हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरीके से कार्रवाई करी है इन्होंने तुरंत, और अल-फलाह मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हम तो लोग कह रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई अब ईडी और दूसरी एजेंसियां कर रही हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल मैटरों के अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं। तो जो कार्रवाई बनती होगी, जो लीगल तरीके से कार्रवाई बनती होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे उनके जो ट्रस्ट के जो ट्रेजर हैं या मालिक हैं, या जो वहां पे डॉक्टर हैं। काफी ज्यादा डॉक्टरों की संख्या धीरे बढ़ रही है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निश्चित, ये सुनिश्चित हो चुका। देश की सुरक्षा। ठीक है यशपाल जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एसजे सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। कर्नल एसजे सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आतंकवादी अकादमिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं कवर की तरह, क्या भारत में इससे पहले भी इस तरह का पैटर्न देखा गया है? इस तरह के संकेत पहले भी मिले हैं? जी नहीं, वैसे आतंकवादी तो हमारे भारत में बहुत समय से देख रहे हैं हम लोग, बट ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये एक नई चाल इस बारी चली है कि जो पढ़े लिखे लोगों ने भी इसके अंदर कार्रवाई करी है। और इतना बड़ा नेटवर्क सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर उनको लैब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, स्टाफ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिक से अधिक पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने जो है ये जो टेक्निक नई बनाई है, ये टेक्निक इससे पहले हमारे भारतवर्ष में एटलीस्ट इस्तेमाल इसका नहीं हो पाया है। जो कि इन्होंने केमिकल बनाया और साथ में एक केमिकल और बना रहे हैं जिसके लिए पकड़े गए टाइम से, उसके लिए पॉइजनिंग का भी एक इन्होंने केमिकल बनाया है। ये इस समय, इससे पहले कभी ऐसा हमारे देश में, हमारी हिस्ट्री में देश की अभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस समय कर रहे हैं। जिसके अंदर इन्होंने सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो फायदा ये ले रहे हैं कि नॉर्मली जो है डॉक्टर इज ए वेरी पायस प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन के अंदर जो है नॉर्मली कोई डाउट नहीं करेगा, तो उसका उन्होंने बहुत ज्यादा भरपूर और गलत फायदा उठाया है ताकि लोगों का कोई शक ही ना पड़े। और इससे पहले नहीं हुआ है। और ऐसे इनको भगवान मानते हैं कि हमारी सेवा करेंगे, तो कोई अपना सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ये इस तरह का टेररिज्म ये लोग एज ए डॉक्टर हु इज वेरी क्वालिफाइड MBBS MD और पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, वो इस तरह का काम करेंगे। इट वॉज अनबिलीवेबल। अगर आदमी को दिख भी जाता तो एजेंसियां शायद उसको इग्नोर कर सकती थी कि यार ये तो अच्छा आदमी नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम
बिल्कुल एसजे सिंह जी, और न केवल अच्छा आदमी बल्कि इतना पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, जिस इंसान को किताबों से निकलने का समय नहीं मिलता होगा, वो इस तरह के मॉड्यूल में शामिल है। अब तो जनता के लिए भी बड़ा विषय है कि किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यशपाल जी को आपने सुना, तमाम आरोप लगाए कि यूनिवर्सिटी को जमीन कांग्रेस के समय में दी गई, तमाम अप्रूवल कांग्रेस के समय में दिए गए। देखिए मैम, यूनिवर्सिटी की जमीन जो दी गई वो भारत का भविष्य बनाने के लिए दी गई, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए दी गई, जो देश के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, उन बच्चों के भविष्य के लिए दी गई, देश के भविष्य के लिए दी गई। लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र आज भी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, न्याय करना चाहिए। 15 लोग देश की राजधानी के अंदर, हर कम्युनिटी से वो लोग थे जो उस बम ब्लास्ट के अंदर मारे गए। उनके साथ कितने परिवार जुड़े हुए थे। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने 12 साल में माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ने भी इस यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप भी और फंडिंग भी सब कुछ दिया। तो क्या सरकार की इंटेलिजेंस कहां थी? सरकार को पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? देखिए, बहुत ही चिंता का गंभीर विषय है कि एक बच्चा 5 साल के अंदर करीब 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपया डॉक्टरी के लिए खर्च करता है। उसके माँ बाप पता नहीं कहां से वो पैसा अरेंज करते हैं, और वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, किस प्रकार से वो MBBS की पढ़ाई अपनी पूरी कर पाता है। आज ये सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 1000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, और उन 1000 बच्चों के परिवार उनसे जुड़े हुए हैं। आज उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आज उन बच्चों के दिमाग पर कितना प्रेशर होगा, उनके परिवारों पर कितना प्रेशर होगा। किसी ने अपना मकान गिरवी रखा होगा, किसी ने अपनी ज्वेलरी बेची होगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो देखिए, बहुत गंभीर विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आम नागरिक को, आम जन को न्याय देने का विषय है। हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, वो जो है इन परिवारों के साथ और हर भारतीय के साथ न्याय करे। और रही कांग्रेस की बात, मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, लोकसभा के अंदर भी और वैसे भी जितनी बार बात हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक ही बात कही है कि हम देश की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम एकजुट हैं। देश की सुरक्षा के ऊपर कोई भी खतरा आएगा तो कांग्रेस सरकार के साथ हर समय साथ में खड़ी है। ठीक है राकेश जी। अमनदीप जी, यशपाल जी की बातों को आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि एक तरफ तो आप सरकार के साथ रहने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस तरह के पॉलिटिकल बयान वो कह रहे हैं कि आप देते हैं कि निर्दोष पर कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, ये मैं इस बयान पे यशपाल जी के जवाब से हैरान नहीं हूँ, क्योंकि वो जिस संगठन से आते हैं, जो मानसिकता संगठन की है, वो इसी तरह से सोचती है। आज इस बयान में आप ये बताइए कि गलत क्या है। और निर्दोष पर पहले भी कई बार हमारे सामने अतीत में ऐसे उदाहरण है कि कार्रवाई हुई। अभी आपने नोएडा में देखा कि इतना ज्यादा जो अपराध हुआ था बच्चों के साथ, और वो जो भी अपराधी थे वो निर्दोष साबित हुए। कोर्ट ने कहा कि नहीं है। तो इसी प्रकार से भी कोई ना घोटाला हुआ, निर्दोष माना जाए। ठीक है यशपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को तब क्लैरिफाई कर दीजिएगा। अभी अमनदीप जी का समय है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो पहले से ही किसी वर्ग के प्रति, किन लोगों के प्रति अगर वो गुस्सा है और आप इस घटना के एवज में वो गुस्सा उन पर निकालें, वो जायज बात नहीं है। इसमें कौन सी गलत बयान है कि वे निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको क्या आपत्ति? आप निर्दोषों पर ही कार्रवाई करेंगे क्या, और असली तो निकल जाएंगे? और ये इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट को बता रहे थे कि जैसे बहुत अच्छा काम हो गया है। इन्होंने जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट को प्रेजेंट किया कि वो तो इतनी जगह 10 जगह फोड़ने वाले थे, चलो अच्छा ही हुआ एक ही जगह फोड़ दिया। क्या इस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को? अमनदीप जी, आप थोड़ा अपने बयान को क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक है अमनदीप जी, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं हम सभी कि निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर, स्पेसिफिक वर्ग को लेकर अपनी बात कह रहे हैं? यशपाल जी का भी ये कहना है। मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि पहले तो आपको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, हेल्थ यूनिवर्सिटी चल रही है, हॉस्पिटल चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे इतनी बड़ी कार्रवाई। और अब अगर वहाँ पर कोई ये नेटवर्क चल रहा था तो आप उस नेटवर्क पर कार्रवाई करें,
और साथ ही साथ मैं निर्दोष के साथ मेरा ये भी तो कहना है ना, मैंने ये भी कहा कि वहां पर इतने सारे मरीज उस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, आज जो जितनी भी सुविधाएं वहां पर चल रही थी वो सब ठप हो गई हैं। और अगर आप ये कह दें कि भाई उस यूनिवर्सिटी जैसे उसके चांसलर को इन्होंने पकड़ा, कल तक तो ये उनको अवार्ड दे रहे थे, ये सही कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कल तक तो भारत सरकार उनको पैसा दे रही थी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, कल तक तो उनको बिल्कुल घर में बिठा के रखा ठीक है, हुआ था। समय का अभाव है, आज ये कह रहे हैं कि भाई वो इनको ठीक है, आपकी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है एसजे सिंह जी, लगातार जब से मामला सामने आया है एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है, इसे इंटेलिजेंस एजेंसी की कामयाबी कहें या फेलियर कहें। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ वो बहुत कम है, आतंकियों की साजिश थी कि बहुत बड़ा नुकसान किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि समय रहते रोक लिया गया या आंख मूंद कर एजेंसियां बैठी थी। आपका आकलन क्या कहता है? युवराज की मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? जी एसजे सिंह जी आपसे। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारी एजेंसियों ने इतना जो काम किया है, जो आदमी इतने पकड़े गए हैं, एक बात तो पक्की बात है, उनकी जो प्लानिंग थी वो पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एट द सेम टाइम, इतनी ज्यादा गाड़ियों को अंदर धमाके इन्होंने करने थे बहुत बड़ी बड़ी जगहों के अंदर। वो जो है इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया देखती कि भारतवर्ष एकदम बर्बादी के कोने में पहुंच जा रहा है, इतना ज्यादा उनका तगड़ा प्लान था। और इसी मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल डॉक्टर, इन्हीं के बीच में मिला के इन्होंने, और कुछ लेडीज भी तैयार कर ली थी इन्होंने, जो कि ये काम करने के लिए, जिनको वो अपना, मतलब मैं रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं, अपना वेश छिपा के बुर्के के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई चेक नहीं करेगा। और वो बहुत ही बड़ा उनका प्लान था हमारे देश को बर्बाद करने का। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो वहां पर कश्मीर से लेके इधर पकड़ लिया गया, ये मैं कहता हूं इनके लिए सलाम करता हूं मैं। इन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं से बचा लिया हमको। नहीं तो आप सोचिए, इन्होंने जो इनका प्लान अगर चल जाता तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान और पूरे देश के अंदर नुकसान होना था, जिससे हमको उभरने के लिए बहुत समय चाहिए था। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां एकदम परेशान हो जाती कि कहां जाएं, इधर भी हो गया, उधर भी हो गया, उधर भी हो गया। परंतु ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए शायद अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को बदनाम कर जाएं, वो मैं नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, तो हमेशा की परंपरा है, कोई घटनाक्रम होता है, बेहतरीन काम किया है, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एसजे सिंह जी, समय थोड़ा कम है इसलिए आपको बीच में रोकना चाहूंगी। तमाम मेहमानों से एक लास्ट रिएक्शन, सभी से अनुरोध है केवल 10-10 सेकंड में अपनी बात को पूरा कीजिएगा। यशपाल जी, शुरुआत आपसे, केवल 10 सेकंड। देखिए, कन्नड़ साहब ने कितनी अच्छी बात कही। इन दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि एजेंसियों का देश के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगे उनको अप्रिशिएट करें और राष्ट्र हित के अंदर काम करें, ना कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के रूप में काम करें जिस तरीके से बोल रहे थे। ठीक है, राकेश शुक्ल जी। देखिए मैम, मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा कि अगर आज सोशल मीडिया के थ्रू इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया, ब्रेन वॉश किया गया डॉक्टर्स का, बड़ा चिंता का विषय है। हमारी एजेंसियां कहां थी? एजेंसियां हमारी अलर्ट पर क्यों नहीं है? फंडिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, हमारी एजेंसियां क्या सो रही थी क्या? ठीक है, अमनदीप जी आपका समय। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, और जो उनके अधिकारी हैं वो मोदी सरकार से पहले के भर्ती हुए हैं, आपने नहीं उनको भर्ती किया हुआ, और वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को पहले तो आप चांसलर को अपनी गोदी में बिठा रहे हैं, आप उसको फंडिंग कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से फंडिंग आपको कुछ पता ही लगा। सवाल आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, आपका नेतृत्व कहाँ पे है, आपकी जो जिम्मेवारी निर्वहन करनी है वो कहाँ पे है। उस समय गृह मंत्री तो पटना के अंदर भाषणबाजी कर रहे थे जब ये सारा मॉड्यूल चल रहा था। क्या गृह मंत्री को 24 घंटे पहले नहीं पता? बच्चों को पता है कि फरीदाबाद में इस तरह आरडीएक्स पकड़ा गया, पूरे देश को पता है, तो गृह मंत्री को तुरंत आकर के अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। ठीक है, कर्नल एसजे सिंह जी आपका समय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूंगा, ये समय नहीं है हमारा एक दूसरे की गलतियां निकालने का।
हमको कोई एक दूसरे के ऊपर हमारे को पॉइंट करने का फायदा नहीं है। हमारे को सिक्योरिटी एजेंसियों को और तगड़ा करना है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे। हमको अपने डिफरेंसेस, जब आपस में पड़ोसियों की दुश्मनी होती है, बाहर से जब हमला आता है तो दोनों पड़ोसी आपस में मिल जाते हैं। हमको सबको अपनी पार्टीवादी छोड़कर अपनी देश के लिए, हमारी जो सरकार है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, इनकी गलतियां निकालना बंद करें और सब मिलके अच्छा काम करें। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर आवर कंट्री। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया हमें। तो ये कहानी किसी एक यूनिवर्सिटी, किसी एक गिरफ्तारी या किसी एक डॉक्टर की नहीं है। ये खुलासा है उस खामोश आतंकी साजिश का जो युवाओं के दिमाग से खिलवाड़ कर रही थी। हालांकि क्यों शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी गई और अब एक के बाद जो तमाम खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा संदेह अब हाईली एजुकेटेड लोगों पर भी होने लगा है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि अब देखना होगा आगे मामले में क्या कुछ विस्तार होता है और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।